मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर की महानतम कृति है। परंतु कितने लोग इस जीवन को सार्थक और सफल बना पाते हैं, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन बहुत ही बिरले होते हैं जो अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज्ञान का तो भंडार दिया जाता है, लेकिन उनको चारित्रिक कैसे सफलता पाएं, कैसे जिएं, कैसे आगे बढ़ें, किस तरह से अपने जीवन की अगली पीढ़ी को, अगली जो धारा प्रवाह है, जो अगली जो जीवनी है, उसको किस तरह से जिएं, इसके बारे में मैं लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। इसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है कि लोग इस कैसेट के माध्यम से, इस सीडी के माध्यम से, इस व्यस्ततम जीवन में जो पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं, वो कम से कम घर में काम करते हुए, घर में बैठते हुए, सोते हुए इस कैसेट को सुन सकें और सुनकर ये लोग जाने कि वास्तव में हम अपने नजरिए को, अपने कार्य को, अपने जीवन को कितने अच्छे से जी सकते हैं। हमारी जीत ही हो सकती है अगर हम अपने काम को अच्छे से अमली जमा पहनाएं। हीरे के कई टुकड़ों में हम उस हीरे के टुकड़े को चुनते हैं जो कि अधिक चमकता हो या अधिक गुणों से भरा हो, और यह भी सच है कि अच्छी तरह तराशे गए हीरे को कोई भी व्यक्ति अच्छे मूल्य में खरीदना चाहेगा। सूर्य की चमक बादलों में छिपे होने के कारण कुछ देर के लिए सूर्य का न तो प्रकाश दिखाई देता है और न ही गर्मी, परंतु बादल छट जाए तो प्रकाश ही प्रकाश दुनिया में फैल जाता है। इसी प्रकार अंगार यदि राख से ढका हो तो उसकी आंच उतनी प्रभावशाली नहीं होती, परंतु राख को हटा दिया जाए तो ताप का आभास होने लगता है। यदि किसी कागज पर कुछ लकीरें लिख दें तो उस कागज का मूल्य नहीं होता, परंतु उस कागज पर अच्छे साहित्य और कविताएं लिखी जाए तो वही कागज मूल्यवान हो जाता है। आपने व्यक्तित्व को भी यदि इस प्रकार सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं आत्म संतोष प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान को जब वानरों ने बताया कि वह चाहे तो 7 समुद्र पार कर सकता है, तब जाकर उसे मालूम हुआ कि उसमें अपार शक्ति है। आज हम आपको इसी तरह की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। पानी को गर्म किया जाए तो वह 99 डिग्री सेल्सियस तक अपनी द्रव अवस्था में रहता है, परंतु 1 डिग्री बढ़ाने पर वह भाप बन जाता है। आप सब जानते हैं कि वह भाप बड़े से बड़े इंजन को मालगाड़ी खींच सकता है। हमने आपको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है और इसमें मैंने इस तरह से बनाया इस कैसेट को, या जैसे शिबू खेड़ा की पुस्तक आपकी जीत और अन्य पुस्तकों से मैंने इस कविताओं को, गजलों को सजो करके आपके सामने परोस रहा हूँ। आप निश्चित रूप से इस कैसेट को सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से आप इसका फायदा उठाएंगे और लाभ आपको मिलेगा। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपको यह सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। अतः आपको इस कैसेट के माध्यम से अपने ज़िंदगी को बेहतर जीने का तरीका और कैसे अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आप इस कैसेट को शुरू से आखिरी तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोशिश नहीं करते हैं और जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कोशिश करने वाले कभी भी नहीं हारते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में,
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नजरिए के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक आदमी एक मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगी। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वह वहां एक बच्चा खड़ा हुआ था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। एक उदाहरण हम हीरों से भरा खेत के बारे में चर्चा करेंगे। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो इसके लिए शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और उसके परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर उसे वहां पे भी नहीं मिला। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसके बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरे ओर पड़े पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है।
मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलते हैं। पहला, हम जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, ये दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। संस्थाओं में अगर नजरिए की बात करें तो आपके नजरिए को तय करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला है माहौल, इन्वायरमेंट। दूसरा तजर्बा, एक्सपीरियंस। तीसरा शिक्षा, एजुकेशन। ये 3 ई ऐसे हैं जो हमारे नजरियों पर प्रभाव डालते हैं। माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि घर, अच्छा या बुरा असर, स्कूल, साथियों का दबाव, काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइजर, मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल, ये हमारे एनवायरनमेंट को डिपेंड करते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा पॉइंट जो तजुर्बा की बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। तीसरा बिंदु, शिक्षा। शिक्षा मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। उसके असर भी लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। अब बात हमने जब सकारात्मक नजरिया की कही, तो सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को हम कैसे पहचानें? आज की ये व्यस्ततम भरी जिंदगी में जिस तरह सेहत खराब न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होना, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती है जिसकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे। सकारात्मक नजरिए का फायदा बहुत है। इससे फायदे ये हैं कि शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम हो जाता है। और नकारात्मक नजरिए का जब बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है,
लोग नाराज हो जाते रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी तनाव बढ़ाता है। अपने नकारात्मक नजरिए के वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हर इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे रखता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं को आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई ऐसे कैदी ऐसे व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसीलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने काम बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। हम आगे बात करेंगे सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। सकारात्मक नजरिया बदलने के 8 कदम हैं। हम अपने सकारात्मक नजरिया कैसे बना सकते हैं, हम इसके बारे में एक एक कदम, 8 कदम की बात कही है, तो एक एक कदम के बारे हम बातें करेंगे। हमारा पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। सबसे पहले तो हमें अच्छी चीज़ों को खोजी बनना चाहिए, अच्छी चीज़ों को खोजना चाहिए। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालत के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने की आदी हो चुके हैं और इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। जैसे एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालत में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तराशना होगा। हमारा मकसद क्या सोना तराशना? अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगे, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकालते हैं। अधिकतर लोगों को भी वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। धन्यवाद।